नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, पेपर लीक से संबंधित मसौदे पर होगा बड़ा फैसला। संसद में अगले हफ्ते पारित होगा बिल। दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट। सरकार से मुलाकात के बाद सोनम वांगचुक का फैसला, 26 दिन बाद खत्म हुआ अनशन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उपस्थिति में तोड़ा अनशन। छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शनकारी छात्र प्रतिनिधि और सरकार के बीच बातचीत जारी। मॉनसून सत्र के 5वें दिन संसद में कामकाज बाधित। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को किया संबोधित। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की शानदार शुरुआत, बाउल्स में हासिल की सबसे बड़ी जीत। पुतुल सोनोवाल ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रायन वेस्टर को हराया। पिंकी सिंह और रूपा टिर्की ने वुमेन पेयर्स में दर्ज की जीत। नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, ये छात्र और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है। पीएम ने कहा कि पेपर लीक की घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। गुनाहगारों को पकड़ा गया है, वो जेल में पड़े हैं। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष अदालतों के गठन की घोषणा के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए खासतौर पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से जारी एक आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नए बने फास्ट ट्रैक कोर्ट में अनु ग्रोवर बालिगा को स्पेशल जज पीसी एक्ट सीबीआई 25 के तौर पर तैनात करने का आदेश दिया है। ये ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से किया गया है। ये कोर्ट खासतौर पर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसे आमतौर पर नकल रोधी कानून कहा जाता है, के तहत अपराधों और उनसे जुड़े अपराधों की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि न्यायिक अधिकारी राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कम स्पेशल जज पीसी एक्ट सीबीआई के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे। महाराष्ट्र में परीक्षा पेपर लीक मामलों की सुनवाई अब तेजी से होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए नागपुर और औरंगाबाद में 2 विशेष अदालतों को नामित किया है। इन अदालतों में पेपर लीक से जुड़े मामलों का फास्ट ट्रैक ट्रायल किया जाएगा। ये कदम केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद उठाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी घुगे ने बताया कि केंद्र सरकार ने कम से कम 2 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें गठित करने का आग्रह किया था। इन विशेष अदालतों में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई होगी। इस कानून में प्रावधान है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों का ट्रायल 3 महीने के भीतर पूरा किया जाए। औरंगाबाद की विशेष अदालत की अध्यक्षता न्यायाधीश एसवी पवार करेंगे, जबकि नागपुर की विशेष अदालत में न्यायाधीश गुलशन कोल्टे सुनवाई करेंगे।
पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में पेपर लीक के खिलाफ नए कानून और फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्य आरोपियों में शामिल डॉक्टर मनोज शिरूरे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें फिलहाल कोई राहत देने से साफ इंकार किया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अदालत में कई अहम खुलासे किए हैं। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि डॉक्टर मनोज शिरूरे ने इस साजिश में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी पी.वी. कुलकर्णी से केमिस्ट्री विषय के प्रश्न हासिल किए और उन्हें आगे लीक किया। जांच एजेंसी के अनुसार डॉक्टर शिरूरे ने इस लीक हुए प्रश्नों को सीधे तौर पर 3 छात्रों तक पहुंचाया था। पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 पहले से ही लागू किया है। इस कानून का मकसद यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी जैसी भर्ती परीक्षाओं और नीट, जेईई, सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल, संगठित कदाचार को रोकना है। इस कानून के तहत परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। सामान्य अपराध में 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, जबकि संगठित अपराध में 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून में डिजिटल परीक्षाओं की सुरक्षा, परीक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है, ताकि छात्रों को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था मिल सके। तो वहीं नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा है कि बच्चों का हित सर्वोपरि है और परीक्षा प्रणाली में सुधार की पूरी प्रक्रिया सरकार के सर्वोच्च स्तर की निगरानी में चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर छात्रों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया अदालत के समक्ष रखेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि हलफनामे में ये भी बताया जाए कि क्या भविष्य में नीट परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित बनाया जा सकता है। अदालत ने परीक्षा के डेटा की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी और उसकी निगरानी की व्यवस्था पर भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ये भी बताए कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को कैसे मजबूत बनाया जाएगा, गवर्निंग बोर्ड की व्यवस्था क्या होगी और टेस्टिंग व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। मामले की अब अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि वो पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय सदन में चर्चा के लिए आए, जिससे पूरी सच्चाई देश के सामने आ सके। कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। अब चर्चा का विषय है ना, तो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? चर्चा करिए और टोटलिटी में करिए। कितने राज्यों में पेपर लीक हुए और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, ये सब चर्चा करिए ना, देश के सामने आएगा। यही सरकार चाहती है।
वो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। लीक मामले समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा में आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के लगातार विरोध के बीच लोकसभा की कार्रवाई बाधित रही है। विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। रिजिजू ने विपक्ष से बहाने छोड़कर चर्चा शुरू करने और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की भी अपील की। चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। उधर राज्यसभा में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल पटल पर रखा। ये विधेयक राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रावधान करता है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान वैधानिक व कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। सदन की कार्यवाही के दौरान नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्षी सदस्यों ने लगातार हंगामा किया। सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लगातार नारेबाजी और व्यवधान के कारण सदन में सामान्य कामकाज सुचारू रूप से नहीं चल सका। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिक्स बनाने वाली रेहान हेल्थ केयर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। FSSAI के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। FSSAI के मुताबिक निर्माण इकाई में मैन्युफैक्चरिंग टैंक के आसपास गंदगी, कार्यस्थल पर मकड़ी के जाले, फफूंद, मक्खियां और कीड़े पाए गए। इसके अलावा कच्चे माल के अव्यवस्थित भंडारण, खराब वेंटिलेशन, अपर्याप्त कार्यक्षेत्र और पेयजल परीक्षण रिपोर्ट के अभाव जैसी कमियां भी सामने आईं। FSSAI ने कंपनी को निर्देश दिया है कि जब तक सभी कमियों को दूर कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं कर लिया जाता, तब तक सभी खाद्य और व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। रेहान हेल्थ केयर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी रोमानिया यात्रा के दौरान बुखारेस्ट में आयोजित भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में रोमानिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित दोनों देशों के उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बिजनेस फोरम में भारत और रोमानिया के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और आपसी विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सरकार ने निवेशकों के लिए व्यवसाय सुगमता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए
कई अहम नीतिगत सुधार लागू किए हैं। आज भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति न केवल आर्थिक विकास को गति दे रही है, बल्कि दुनिया के लिए नए अवसर भी पैदा कर रही है। India is today one of the world's fastest growing major economies. Our economic growth is driven by sound microeconomic fundamentals, a vibrant entrepreneurial ecosystem, a large and skilled workforce, and sustained commitment to reforms. India is undergoing a remarkable transformation, emerging as a global leader in technology, innovation, and sustainable development, and experiencing significant success in sectors like renewable energy, digital technology, information technology, telecom, auto and auto components, pharma and biotechnology, space and fintech. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत यूरोपीय संघ साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। रक्षा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग का दायरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ भारत ईयू व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद भी सहयोग को नई दिशा दे रही है। ये परिषद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख मंच बनकर उभरा है। Indian companies are exploring Romania as a strategic entry point to the European market, while Romanian businesses can explore new opportunities in India. Besides India-EU FTA, India-EU Trade and Technology Council has emerged as a key platform for advancing cooperation in critical areas such as artificial intelligence, semiconductors, telecommunications, clean energy and digital innovation. इसके साथ ही रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोरडैन ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ती उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्राओं से आर्थिक सहयोग को नई मजबूती मिली है। यूरोप की अपनी 3 देशों की यात्रा के तहत रोमानिया की यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रोमानिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में व्यापार और निवेश बढ़ाने, डिजिटल सहयोग को और नई गति देने और आर्थिक साझेदारी को और व्यापक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत रोमानिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई और दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर बल दिया। वहीं रोमानियाई प्रधानमंत्री ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। वहीं दिल्ली के वीपी हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीजेपी की ओर से सरकार को अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान छात्रों से जुड़े मुद्दों और उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। कर्नाटक लोक सेवा आयोग यानी केपीएससी एक बार फिर भर्ती में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विवादों में है। भाई भतीजावाद और धांधली के आरोपों में आयोग के अध्यक्ष पहले से ही निलंबित चल रहे हैं। अब पशु चिकित्सा अधिकारी पदों की भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कल बेंगलुरु के विधान सौध पुलिस स्टेशन पहुंचकर अंतिम चयन सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। उम्मीदवारों का आरोप है कि कुछ अयोग्य उम्मीदवारों को ज्यादा अंक मिले और कुछ लोगों को बिचौलियों के जरिए नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने एक कथित स्टिंग ऑपरेशन का भी हवाला दिया है, जिसमें नौकरी के बदले 80 लाख रुपए मांगने की बात सामने आई है। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि इस मामले में केपीएससी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बीच अभ्यर्थी डॉक्टर मंजुनाथ ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पीजी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले कई उम्मीदवारों को भी चयन सूची में जगह नहीं मिली है। are alleging that the process is not it's not completely transparent, and there is we are making the allegations that the whatever the candidate final list are selected, there is a disparity in the marks of the candidates. You can't believe the candidate who got 6 gold medal has not selected for this final list. Where is the justice? So we are demanding for the justice, and we have audio of the mediator who has demanded 80 lakh for one post. इस बीच केपीएससी भर्ती विवाद को लेकर बीजेपी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चलवाडी नारायण स्वामी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। बीजेपी नेता ने इस मामले में मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के इस्तीफे की भी मांग की। केपीएससी अंडर मिस्टर शिव कुमार जी, who is our chief minister, he should take the responsible and he should answer the candidates. Owning the responsibility, he should quit his position. He should resign immediately. That is my demand. और असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। वहीं करीब 7,21,000 लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। राज्य के 40 राजस्व सर्किल बाढ़ की चपेट में है। कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं और हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। कई जिलों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ आवश्यक सेवाओं की बहाली और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत में जुटा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है। वहीं संकट की इस घड़ी में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा खुद जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की अगुवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट जैसे सबसे अधिक प्रभावित जिलों का दौरा किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर राहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिलाया। तो वहीं दक्षिण गुजरात में भी लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नवसारी और वलसाड जिलों में कई गांव जलभराव की चपेट में आ गए हैं। हालात का जायजा लेने के लिए गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने दोनों जिलों का दौरा किया और जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की प्रगति का आकलन किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते नवसारी और वलसाड़ के कई गांवों में पानी भर गया है। उन्होंने कहा कि वलसाड़ जिला प्रशासन ने दिन रात राहत और बचाव अभियान चलाकर 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। पिछले 2 दिनों से दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण
नवसारी एवं वलसाड़ के बहुत बड़ी संख्या में गांवों में पानी भर चुके हैं। मैं वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खास तौर पे आभार मानता हूं, अभिनंदन देता हूं, जिन्होंने पिछले 2 दिनों से दिन रात एक करके 12,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया, स्थलांतरित किया। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बस में फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने के लिए खुद प्रशासन ने रिस्क लेके, ये तेज समंदर की लहरें कैसे होती है वैसा तेज पानी जब बह रहा था, उसके सामने जाके 150 मीटर से ज़्यादा अंदर डीप में जाके एक एक करके यात्रियों को बचाया गया। और दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। वहीं दिल्ली के आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल फिर आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। सर उनकी अभी तो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। वहीं दिल्ली के वीपी हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल स्तर के 2 लोग आए थे जिन्होंने बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। इस पर और जानकारी कुमार आलोक से लेते हैं। कुमार आलोक, जानना चाहेंगे क्योंकि उस शोर में कुछ समझ में नहीं आया, आप बताएं कि क्या कहा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इतना अफरा तफरी है मीडिया के लोग जब 1-1.5 घंटे से इंतजार कर, जब से मीटिंग शुरू हुई यहाँ पर 12 बजे के लगभग शुरू हुई मीटिंग। और मीटिंग भी जब शुरू हुई तो जो मुख्य दरवाजा होता है कंसेशन क्लब का, उससे ना आकर के जिसको वार्ता करनी थी जेपी नड्डा साहब और जो काकरोच के प्रतिनिधि है, तो वो पीछे वाले रास्ते से आए और मालूम भी नहीं हुआ लोगों को, मतलब मीडिया को खासकर नहीं मालूम हुआ मीटिंग भी हो रही है। लेकिन उसके बाद जब स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी फ्रंट गेट पे आई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, खाली गाड़ी आई, तब मालूम हुआ कि मीटिंग जारी है वहां पर। तो वहां से निकलने के बाद जो कॉकरोच के प्रवक्ता थे, दोनों जो प्रतिनिधि थे, वो पुलिस प्रोटेक्शन में चले गए। उन्होंने मीडिया से कुछ नहीं बोला, वो भी पिछले दरवाजे से निकल गए और पुलिस के प्रोटेक्शन में हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर जा रहे हैं और जो कुछ भी हमें कहना होगा वो जंतर मंतर पे जाके हम कहेंगे, जहां धरना दे रहे हैं कॉकरोच और जो विद्यार्थी है नीट को लेकर के। और नड्डा साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने भी कही कि 2 घंटे तक बातचीत हुई, लंबी बातचीत तो हुई, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। और जो डिमांड्स उन्होंने रखे हैं, जैसा कि आपने सवेरे का वो सुना होगा जो कॉकरोच के हैं दीप के, तो दीप के ने कहा था कि जो हमारी सबसे पहली डिमांड जो है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है। तो जब उनका बयान आया तो लगा कि वार्ता जो है नहीं हो पाएगी। लेकिन बाद में फिर निर्धारित समय पे ही 12:30 का समय था, उसमें वार्ता शुरू हुई। और पूरा क्या हुआ अभी पूरी उनकी आवाज भी आपने देखा होगा, जो फीड मिल रहा था उसके अनुसार बहुत कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर मीटिंग में क्या हुआ। लेकिन
लोगों की चर्चा है। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा के सुझाव में हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। सर उनकी अभी तो सीजेपी के साथ सरकार के 2 मंत्रियों की जो बैठक हुई है उसमें जेपी नड्डा ने बहुत साफ बताया कि 2 घंटे की वो बातचीत रही। सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। उनके सुझावों को सुना और आगे भी ये बातचीत उनसे अब जारी रहेगी। कब होगी इसका समय बताया जाएगा। अभी तक की जानकारी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति इस बुलेटिन में। नमस्कार।